हेलो एवरीवन। आज हम रेनगार्ड इमोर्टल का एक और चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगलिन ने ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हुआ था। फिर उसने उसे मॉस्किटो बीस्ट, थंडर टोड और कियानकिन को विस्कर्स देकर मदद की थी और मुख्य गोल्डन स्पिरिट रूट अपने लिए रख ली थी, अपनी रियल बॉडी के लिए। ईस्टर्न सी में प्रवेश करते ही उसने जाना कि यह ट्रेजर पकड़ने की जगह नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम ट्रायल है जो डेमन स्पिरिट इनहेरिटेंस और कैलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की ट्रेनिंग देती है। शॉर्ट इल्डर ने स्वॉर्ड सेंट और स्वॉर्ड स्पिरिट की कहानी बताई और वांगलिन ने अर्थ डेमोनिक लैंड में पावरफुल सील बनाने में सफलता पाई। ईस्ट सी एक रहस्यमय फ्लोटिंग ट्रेजर सी है जहां हर 5000 साल में टाइड फेज शुरू होती है। पावरफुल कल्टीवेटर्स और डिसाइपल्स इसे कंक्योर करने के लिए तैयार रहते हैं। अंत में सुन यूनसान वांगलिन का इंतजार कर रहा था, जिससे इस यात्रा का अहम मोड़ सामने आता है। अब हम नए चैप्टर में देखते हैं कि कहानी का फोकस वांगलिन और सुन यूनसान की मुलाकात से शुरू होता है, जहां पर वांगलिन थोड़ी देर से पहुंचता है, लेकिन सुन यूनसान उसका इंतज़ार कर रहा था ताकि वे दोनों एक साथ ईस्ट डेमोनिक स्पिरिट सी की ओर जा सके। सुन यूनसान अपने 3 जुआन यून सेक्ट के इल्डर्स और अपनी छोटी बहन सुन रोनन को भी साथ लाया था, लेकिन बहन को ट्रांसफ़र एरिया में जाने से रोक देता है। गुस्से में सुन रोनन अपने पिता का गुप्त 1000 ट्रांसफ़र जेड चुराकर खुद ही चुपके से उनके पीछे ईस्ट सी की ओर निकल पड़ती है। उधर ईस्ट डेमन स्पिरिट सी के गेट के खुलने में सिर्फ 3 दिन बाकी है और वहाँ 10,000 से भी ज़्यादा कल्टीवेटर्स जमा हैं, क्योंकि यह ज्वार फेज हर 5000 साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इतने में स्वॉर्ड सेंट लिन तियानहो अपनी दहाड़ती हुई तलवारों और किलिंग बीस्ट पर सवार होकर अपनी 12 स्वॉर्ड डिसाइपल्स के साथ वहां पहुंचता है। उसका मकसद है उस शक्तिशाली स्वॉर्ड स्पिरिट को हमेशा के लिए सील कर देना, जिसे उसने बहुत पहले कैलेस्टियल रियलम से लाकर ईस्ट सी में फंसा दिया था। तभी एक और अस्तित्व प्रकट होता है, हजारों खोपड़ियों से बना हरा काला डेथ ऑरा लिए ग्रीड, जो लिंग तियानहो का पुराना साथी और सितुनान से बीड चुराने का अपराधी भी है। वह बुरी तरह से घायल हालात में लिन तियानहो को प्रस्ताव देता है कि अगर वे साथ मिल जाए तो अलसीर को हराकर उसकी शक्ति से भी ऊपर जा सकते हैं। ग्रीड और स्वॉर्ड सेंट लिन तियानहो की बातचीत से पर्दा उठता है। ग्रीड बताता है कि जिस ब्रीड को पाने के लिए कल्टीवेटर्स अलायंस ने दसियों हजार साल पहले नोटिस निकाला था और इनाम के तौर पर पूरा हाई क्वालिटी कैलेस्टियल स्पेल की देने की घोषणा की थी, वही ब्रीड अब तक सबसे बड़ा रहस्य है। ग्रीड स्वीकार करता है कि उसके चोटें और उसी बीड से जुड़ी हैं और अगर लिन तियानहो उसकी मदद करे तो यह काम आसान हो जाएगा। लिन तियानहो तुरंत मानता नहीं, बल्कि ग्रीड से शर्त रखता है कि पहले वह उसके 12 डिसाइपल को ईस्ट डेमन स्पिरिट सी में सुरक्षित रखे। तभी 7 रंगों का विशाल क्लाउड आता है और उसमें से अलसीर अपने 9 डिसाइपल के साथ प्रवेश करता है, जिनमें वांगलिन का 6ठा सीनियर चेंताओ भी है। अलसीर का आगमन लिन तियानहो ने भी ज़्यादा भव्य होता है। मतलब अलसीर का आगमन लिन तियानहो से भी ज़्यादा भव्य होता है और पूरा माहौल तनावपूर्ण बन जाता है। इतने में दूर से वांगलिन और सुन यूनसान पहुँचते हैं। वांगलिन अलसीर को प्रणाम करता है और 9 डिसाइपल की पंक्ति में शामिल हो जाता है।
चेनता उसे देखकर मुस्कुराता है, जबकि बाकी डिसाइपल्स उसे अजनबी नज़र से देखते हैं। लिन तियानहो और ग्रीड दोनों वांग लिन की मौजूदगी को महसूस करते हैं। ग्रीड को वह अजीब तरह से परिचित लगता है। अब पूरा ध्यान इस डेमोनिक स्पिरिट सी पर है, जहां 10,000 से ज़्यादा कल्टीवेटर्स की नज़रें टिकी है, क्योंकि 5,000 साल में एक बार होने वाला टाइड फेज खुलने वाला है और इसी के साथ अगली असली परीक्षा शुरू होगी। पूर्वी डेमन स्पिरिट सागर का ज्वार चरण शुरू पूर्वी डेमन स्पिरिट सी का ज्वार चरण शुरू हुआ और जैसे ही सागर तेजी से हिलने लगा, उसमें तैरती सभी चीज़ें उबलते लावा की तरह हिलने लगी। इस दौरान गड़गड़ाहट और चीख जैसी आवाज़ें पूरे आसमान में गूंजने लगी, जो साधकों के कानों में अनवरत गूंज रहे थे। साधकों मतलब शिष्य या कल्टीवेटर्स, इसलिए ध्यान देना, मैं साधकों बोलूँगा तो वह कल्टीवेटर्स होता है या शिष्य होता है। चलो इस चैप्टर पे आते हैं। जो साधकों के कानों में अनवरत गूंज रहे थे। यह दृश्य इतना शक्तिशाली और रहस्यमयी था कि आसपास के साधक डर और हैरानी से चकित हो गए। वांग लिन ने गंभीर नज़रें इस अदृश्य घटना पर टिका दी, क्योंकि वह जानता था कि यह ज्वार चरण हर 5,000 साल में एक ही बार आता है और इसके रहस्य बहुत गहरे हैं। जैसे जैसे सागर घूमता और हरा धुआं फैलता गया, वह धीरे धीरे केंद्र में इकट्ठा होने लगा और एक विशाल रहस्यमय फव्वारे के आकार में बदल गया। यह फव्वारा लगातार बढ़ता गया और अंततः 1,000 फीट से भी ऊंचा हो गया। आसपास खड़े कई साधक इस विशाल शक्ति के दबाव के सामने थर थर कांपने लगे, जबकि वांग लिन ने अपने दाव हृदय और टैटू की शक्ति के कारण इसे सहजता से सहन किया। फिर अचानक हरा स्तंभ ढहने लगा और उससे लाल प्रकाश की तीव्र किरणें बाहर निकलने लगी। यह प्रकाश सूर्य की तरह चमकदार था और इतनी तेजी से फैल रहा था कि दूर दूर के ग्रहों तक इसका प्रभाव पहुंच गया। कुछ ग्रहों पर साधक अपने अभ्यास के दौरान इस लाल आकाश को देखकर चकित रह गए। इस प्रकाश के प्रभाव से वहां मौजूद सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसा कि जादुई पत्थर, प्राचीन खजाने, तलवारें, खजाने और अत्य शक्तिशाली वस्तुएं कँपाने लगी और एक अजीब तरह की ऊर्जा फैलने लगी। पूरा दृश्य इतना शक्तिशाली और भव्य था कि इसे देखकर आसपास के साधक इसे शायद ही कभी भूल पाए। कई साधक इस आकाशीय दबाव के सामने पीले पड़ गए और पीछे हटने को मजबूर हो गए, लेकिन वांग लिन ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के बल पर इस अद्भुत घटना का पूरा अनुभव लिया। यह ज्वार चरण सिर्फ ताकत दिखाने का समय नहीं था, बल्कि यह उन सभी रहस्यों और शक्तियों का खुलासा करने वाला था जो हर 5,000 साल में एक बार सामने आता है। पूर्वी डेमन स्पिरिट सागर का ज्वार अपनी चरण पर था और इस बार लाल प्रकाश की किरणें अचानक वापस सागर की ओर खींचने लगी। इस लाल प्रकाश के साथ सभी निर्जीव वस्तुएं, खजाने, आत्मा पत्थर, जादुई पत्थर, प्राचीन खजाने, बड़ी मृतके बॉडी, शक्तिशाली प्राचीन जीव और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में रहने वाले कुछ असामान्य जीव भी तेजी से खींचने लगे, सागर की ओर लौट रहे थे। खींचते हुए सागर की ओर लौट रहे थे। यह गति इतनी असाधारण थी कि सभी साधक जो इसे देख रहे थे हैरानी और भय में डूब गए। लाल प्रकाश ने जितनी दूरी तय की, वहाँ के सभी निर्जीव खजाने और जीव जैसे अदृश्य हो गए थे और साधकों के शरीर से होकर गुजर गए। मानो ये सब केवल भ्रम हो। वांग लिन ने इस अद्भुत दृश्य को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और कई दुर्लभ और शक्तिशाली सामग्री देखी, जैसे हेवन मेटल सॉइल, एक्सक्रीट मिक्स लिक्विड, इंक स्टोन और लिंक सी हॉर्न, जो प्राचीन देवताओं के खजाने को तैयार करने में इस्तेमाल हो सकते थे।
लेकिन अचानक उसकी नज़र एक बड़े सोने की परत वाली जंग लगी तलवार पर पड़ी, जिसमें कुछ हिस्से टूटे हुए थे। तलवार इतनी अद्भुत और दुर्लभ थी कि वांग लिन का दिल जोर से धड़क उठा। तभी दूर से एक और तेज असाधारण लाल किरण आई, जो देखते ही देखते साधकों के बीच से होकर सागर की ओर बढ़ गई। यह लाल किरण इतनी रहस्यमयी थी कि न तो दिव्य दृष्टि और न ही साधक की आंखें इसके भीतर देख सकी। इसके अंदर छुपी शक्ति ने सभी शक्तिशाली और अनुभवी साधकों को चौंका दिया, अलसीर और स्वरसेंट लिन तियानहो समेत। वांग लिन ने इस चुनौतीपूर्ण दृश्य का सामना करने के लिए अपने दृष्टि को सुदृढ़ किया। उसने अपने 3 ग्रे गैस टैटू और आंखों के चारों ओर बढ़ने वाले बॉर्डर की मदद से अपने दृष्टि को इतना शक्तिशाली बनाया कि वह लाल किरण के अंदर झांक सके। अंदर झांकने पर उसने देखा कि उस लाल किरण के भीतर एक अद्भुत और चमकता हुआ टोकन था, सुनहरा और रहस्यमय प्रतीकों से भरा। यह दृश्य वांग लिन के लिए इतना भारी और दर्दनाक था कि उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसे हृदय से भी तीव्र पीड़ा महसूस हुई। इसके बावजूद इस दर्द ने उसकी दृष्टि को और भी दैत्य जैसी और शक्तिशाली बना दिया। उसकी आंखों की चमक ने लाल प्रकाश के भीतर मौजूद रहस्यमयी शक्ति को भी भेदने की क्षमता थी। इस दौरान दूर बैठी याओ शिक्सु, जो रक्त लाल जेट पर बैठे थे, उसकी आंखों में चमक देखी और डर और भय से कांप उठे। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उसके पिता ने वांग लिन पर ध्यान देने के लिए उसे सच में चेतावनी दी थी। इस द्वार ने न केवल दुर्लभ खजानों और शक्तियों को प्रकट कर रहा था, बल्कि यह वांग लिन और आसपास के सभी साधकों के लिए अंदर छुपे रहस्यों और चुनौतीपूर्ण शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। हर पल के घटना के साथ तीव्र और भयानक होती जा रही थी, और वांग लिन ने अपने साहस, धैर्य और शक्ति के साथ इस अद्भुत और खतरनाक दृश्य का सामना किया। स्वरसेंट लिन तियानहो की आंखें चमक उठी जब उसने पूर्वी सागर की ओर इशारा किया। उनकी पीठ के पीछे खड़ी 4 तलवारें अचानक हिली और तेजी से पूर्वी सागर की ओर उड़ गई। जैसे ही तलवारें घूमने लगी, चारों ओर द्रुत घोड़न हुआ और बीच में एक भयंकर भंवर बना। इन चार तलवारों ने मिलकर एक असमान विशाल उद्घाटन खोला, जिससे हरे और लाल प्रकाश की लहरें तथा भूत जैसे चीखें निकलने लगी। लिन तियानहो ने घोषणा किया कि पूर्वी डेवन स्पिरिट का सागर द्वार अब खुल गया है और जो प्रवेश करना चाहता है वह तुरंत करे। इसके बाद 12 तलवारें तेज रोशनी की किरणों में बदलकर द्वार में चली गई और उसके साथ 12 अनुयायी भी प्रवेश करने लगे। 12 अनुयायी में उसके शिष्य। वांग लिन ने जानबूझकर धीमा गया, क्योंकि वह दूसरों के जाने के बाद ही द्वार में कदम रखना चाहता था। द्वार में प्रवेश करने के बाद अन्य प्रसिद्ध पंथों के अनुयायी और पुराने राक्षस भी वहां पहुंचे। आधे घंटे तक लगातार लोग द्वार में प्रवेश करते रहे और आखिरकार 4 तलवारों का भंवर समाप्त हुआ और फिर वे लिन तियानहो के पास लौट आए। उद्घाटन अचानक गायब हो गया और आसपास का क्षेत्र फिर से शांत हो गया। केवल प्रसिद्ध पुराने राक्षस ही रह गए, क्योंकि उनके लिए उस अंतिम लाल किरण में मौजूद वस्तु एक सुनहरा टोकन महत्वपूर्ण था। लिन तियानहो ने यह टोकन सभी को दिखाया और अलसीर ने पुष्टि की कि यह तीसरा टोकन था। उन्होंने बताया कि पूर्वी डेमन स्पिरिट सागर हर 5000 साल में खुलता है और अनुयायी 5000 साल तक वहां रहकर 5000 साल नहीं 500 साल तक वहां रहकर अपनी क्षमता का परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए अगले 200 साल में सब फिर से इस द्वार के पास मिलेंगे और तैयार होकर प्रवेश करेंगे।
लिन तियानहो और अल्सीर ने अपने अपने स्थानों की ओर लौट गए। लिन तियानहो ने अपने गृह दालुओं पर जाकर अपने व्यक्तिगत भवन में छिपकर अगले 200 सालों में आकाशीय तलवार को परिष्कृत करने का संकल्प लिया ताकि उसका शक्ति और टोकन हासिल करने का अवसर बढ़ सके। अल्सीर टावर में लौटकर प्राचीन जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करने लगा और वांग लिन की किस्मत पर ध्यान केंद्रित किया। द्वार के अंदर वांग लिन ने महसूस किया कि यह जगह पूरी तरह अलग थी। वह विशाल महासागर जैसी स्थिति में था जिसमें आकाश, जमीन और समुद्र जैसी परतें थीं, लेकिन यह कोई साधारण ग्रह नहीं था। वहाँ आसपास कोई नहीं था और पूर्वी भाग में प्रवेश करने वाले अन्य 9 लोग भी अलग हो गए थे। वांग लिन ने शांत रहकर अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और आसमान में उड़ते हुए स्थिति का निरीक्षण किया। उसने सोचा कि 500 वर्षों में वह कैलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को पूर्ण रूप से सीखकर जीवन मोहन बनाने में सक्षम होगा, जिससे वह तुसैन जैसे शक्तिशाली विरोधियों से सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही उसने वरिष्ठ जोई को ढूंढने और बचाने की योजना बनाई और साथ ही उस बड़ी तलवार और प्राचीन वेल्थ की शक्ति को समझकर कैलेस्टियल स्वॉर्ड की शक्ति को कई गुना बढ़ाने की सोच बनाई। वांग लिन ने अगले 500 वर्षों की अपनी रणनीति और प्राथमिकता को तय कर लिया, यह जानते हुए कि यह उस समय अपनी शक्ति और भविष्य की योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? इस चैप्टर में आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट में लिख कर बताएं और आगे का एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो डलते ही डायरेक्ट आपके पास